तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को आर एस सी आई टी एग्ज़ाम वाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके आर एस सी आई टी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग कैसे? अगर आप कुछ भी जैसे यूज़ करते हो, इंस्टा, स्नैप या फिर कुछ भी आप ऑनलाइन कुछ भी करते हो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन आर एस सी आई टी के एग्जाम में तो आएंगे, आई मीन इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आपकी डेली लाइफ में भी इनका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो ये क्लास आपकी दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं अब सीधा चलते क्लास की तरफ। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पेन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार आप पहला क्वेश्चन देखिए। मे बी, ओ सॉरी, हाँ, वो टैब उल्टा पकड़ लिया था। मैं सोच रही हूँ कि उल्टा सीधा कैसे जा रहा है पेन। कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई कॉमर्स, इस जो ये लिखा है ई कॉमर्स, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स एक बिजनेस होता है जो शॉपिंग के कैटेगरी में आता है। शॉपिंग कैटेगरी में कैसे? जैसे आप यहाँ पर हो और ये आपने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर, जो कुछ भी करते हो ऑनलाइन, आप ऑर्डर किया, वो डिलीवरी वाला आपके घर आता है, डिलीवरी चार्जेस लेता है, वो ऑनलाइन फिर उसको वापस पे करते हैं। तो और जहाँ से आप ऑनलाइन मंगा रहे हो वो भी कहीं ना कहीं से तो किसी थर्ड पार्टी से तो सामान मंगाता ही होगा। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जितना भी जो बिजनेस होता है ना, उससे हम कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, तो आपको बताना है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। देखो, ट्विटर ई कॉमर्स, ट्विटर से आप शॉपिंग थोड़ी ना करते हो, तो ये ट्विटर नहीं होगा। फेसबुक से भी आप शॉपिंग नहीं करते हो। ओके, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हो, तो फ्लिपकार्ट आपका यहाँ पर आंसर होगा। फ्लिपकार्ट पे अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सामान, और डिलीवरी वाला अपने घर आता है, फिर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या फिर यूपीआई करते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है ये सब आता है ई कॉमर्स के अंदर। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा। ओके, ये सब ई कॉमर्स बिजनेस के उदाहरण है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो न्यूज़पेपर का नाम है, तो ये नहीं आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी वेबसाइट जहां उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में साझा करता है, उसे क्या कहते हैं। आप कभी देखना, आप कुछ ऑनलाइन सर्च करते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आते कि अपनी राय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े जो मिलियनियर होते हैं, बिलियनियर होते हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, इलॉन मस्क हो गया, वो कभी कभी अपनी लाइनें लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आता है ना कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और नीचे लिखा हुआ आता है उनका नाम, इलॉन मस्क। तो वो सब क्या होता है? वो सब होता है एक तरीके से उस एक सेकंड में आंसर ही बता दूंगा आपको ऐसे। तो एक बार क्वेश्चन ऑप्शन देखो, सर्च इंजन, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। ऐसी वेबसाइट जहाँ उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में, यानी अपने जो कुछ भी राय है उसको लिखता है, मतलब साझा करता है, शेयर करता है, उसे क्या कहा जाता है। इन सब चीज़ों को क्या, ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है? देखो, सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन नहीं कहा जाएगा। सर्च इंजन का मतलब हो गया कुछ सर्च करना, उसके ऊपर लिखना थोड़ी ना हो गया, तो यहाँ पर नहीं आएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट, ये बिल्कुल अलग ही बात है। सोशल नेटवर्किंग तो मार्केटिंग के लिए होती है। ओके, ये नहीं आएगा। ई कॉमर्स, अभी मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स जो होता है वो होता है बिजनेस के लिए, तो ई कॉमर्स में नहीं आएगा। वो होती है ब्लॉगिंग। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मिलियनियर, बिलियनियर, या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, ये सब अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो राय होते हैं, ये कहाँ पर लिखते हैं? ये करते हैं ब्लॉगिंग के अंदर। ठीक है, व्लॉगिंग नहीं, व्लॉगिंग अलग होती है। ठीक है, व्लॉग अलग होता है और ब्लॉग ये अलग होता है। व्लॉगिंग के अंदर तो हेलो गाइस कैसे हो आप, सभी आ गया। और व्लॉगिंग के अंदर होता है अपनी जो कुछ भी अपना शेयर करना, स्टोरी, या फिर कुछ भी अपनी एडवाइस देना लोगों को कि आपको ये करना चाहिए, वो सब व्लॉगिंग के अंदर आता है। तो ये डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग होती ब्लॉगिंग, ये है माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट है लंबे लेख लिखना, बहुत बड़े वीडियो अपलोड करना, छोटे छोटे संदेश साझा करना, ऑनलाइन खरीदारी करना। तो अपन एक एक करके जो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और आपका जो सही आंसर है उसको ढूंढते हैं। देखो, ऑनलाइन खरीदारी करना है, शॉपिंग के अंदर हो गया, ई कॉमर्स के अंदर हो गया, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वीडियो अपलोड करना, ब्लॉगिंग के अंदर होता है लिखना। ठीक है, वीडियो अपलोड करना नहीं होता है। एक से, हाँ, ओके, लंबे लंबे लेख लिखना या फिर छोटे छोटे संदेश साझा करना। देखो, लंबे लंबे लेख लिखना वो ब्लॉगिंग के अंदर आता है। यहाँ पे पूछा माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है,
तो एक कुछ भी छोटी मोटिवेशनल लाइन जो होती है, आपकी मोटिवेशनल कोट्स जो होते हैं, छोटे छोटे संदेश साझा करना, वो इसके अंदर ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। लंबे लंबे लेख लिखना वो नहीं होता है, यहाँ पर लिखा है माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा, तो छोटे छोटे संदेश साझा करना। ओके, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म उदाहरण है। यानी आप जो ये ब्लॉगिंग करते हो, जो छोटे छोटे संदेश साझा करते हो, वो आप किस प्लेटफॉर्म पे करते हो? आप इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम एक हद तक सही है, बट इंस्टाग्राम पे अपन रील्स भी अपलोड करते हैं, वीडियोस भी अपलोड करते हैं एंड फोटोज अपलोड करते हैं, उधर वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण नहीं है। जीमेल तो मैसेज भेजने के लिए होता है ना, कुछ भी मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज भेजने के लिए, तो जीमेल होगा नहीं। गूगल प्लस नहीं। ट्विटर आपका यहाँ पर ब्लू से आंसर होगा। ट्विटर पे अपन कुछ भी ट्वीट करते हैं ना, कुछ भी लिख के कि हाँ, फिर उसको टैग करके, तो ट्विटर यहाँ पर सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा, यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी संख्या में छात्रों को उपलब्ध कराती है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब कोई आपकी कोई एक इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल या कोई बड़ी प्लेटफॉर्म है, उस वो आपको फ्री में पढ़ा रही है या फिर आपको ऑनलाइन कोर्स बेच के पढ़ा रही है, तो ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है? इस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन? जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन शॉपिंग को तो अपन ई कॉमर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे शॉपिंग बात हो रही है छात्रों की, है ना, यानी ऑनलाइन कोर्सेज की, ऑनलाइन पढ़ाना उस टाइप का। ब्लॉगिंग नहीं, ये छोटे छोटे जो तुम्हें बताया तभी मैंने, एडवाइस लिखना, कोट लिखना, ये तो स्टोरी लिखना में आता है, ठीक है, ये वाली उस कैटेगरी में आ गया। क्लाउड सर्विस नहीं, ये तो एक टाइप से स्टोरेज के लिए हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, MOOC। यहाँ पर जो आप है, ये ऑनलाइन कोर्स जो होते हैं या फिर जो फ्री कोर्स होते हैं, वो इसकी कैटेगरी के अंदर ही आता है, ठीक है, MOOC के अंदर। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन है, देखो MOOC का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स वर्क, मेगा ऑनलाइन ओशन ऑफ कोर्सेज, या नन ऑफ द अबव। सिक्स्थ का आंसर आपको बताना है। तो सिक्स्थ का आंसर होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी बड़ी संख्या में ऑनलाइन कोर्स करना। ओके, स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। हाँ, सेवंथ क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो निम्न में से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? मान लो आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, तो आप कहाँ पर सर्च करोगे? होती है ना कई वेबसाइट जहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है कि वी आर हायरिंग टीचर्स, हमें टीचर की आवश्यकता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करिए, वो मैंने बहुत बार, जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ मार्केट तो उधर पोस्टर लगे रहते हैं, 10 आवर काम कीजिए, 25,000 रुपये कमाइए, हमें आवश्यकता है, अभी हमें वर्कर्स की आवश्यकता है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कई कई रोड पे, है ना, और उधर नंबर लिखे रहते हैं कि अगर आप भी चाहते हो घर बैठे पैसा कमाना तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कमेंट में बताना, ठीक है, अगर हुआ हो तो, मतलब किसी ने कॉल वॉल किया होता है वह बताना है कमेंट में, ठीक है। मैंने तो नहीं किया, बट फिर भी ठीक है। जॉब सर्च वेबसाइट, अगर इनमें से ये जो वेबसाइट है सबकी सब, है ना, यहाँ पर आपको कौन सी वेबसाइट में आप नौकरी के लिए तलाश करते हो, अपना रिज्यूमे भेजते हो, अपना अपॉइंटमेंट भेजते हो, ठीक है। अमेजोन पे शॉपिंग करते नहीं आएगा, मिंत्रा पे अपन शॉपिंग करते नहीं आएगा, पेटीएम करो तो वो ऑनलाइन पैसा वैसा ट्रांसफर करना होगा। नौकरी.com एक वेबसाइट भी है और एक ऐप भी है। अगर आप यहाँ जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी नौकरी का ऑप्शंस आता है, आपको जो अच्छी लगे आप उसके लिए अपना रिज्यूमे भेज सकते हो और सामने से वेट कर सकते हो कि आएगा नहीं आएगा। नौकरी.com हो गया, एक लिंक्डइन भी होता है वहाँ पर, है ना, आपको पता हो तो, नाम सुना हो आपने, वहाँ पर उधर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, सामने से तो कंपनी आपको अप्रोच करती है कि आप जॉब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो, उसके ऊपर, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन कौन सा है? ई ज्ञान, राजीव वोल्ट, RPSC, राज ई साइन। राज मतलब राजस्थान, ओके। एट्थ का आंसर आपको बताना है। तो एट्थ का जो आंसर होगा वो होगा राज ई वोल्ट, ओके। क्लाउड स्टोरेज मतलब एक टाइप से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, आप कुछ भी, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब आप इस जगह पे रख सकते हो। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन, ओके। जैसे अपन हैंडल नहीं कर सकते ना सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पेपर में हो,
आधार कार्ड लेके घूमना, इस जेब में पैन कार्ड, उसमें यहाँ पर तो प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने ऑप्शन निकाला यहाँ पर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो रख सकते हो आप ऑनलाइन फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑनलाइन डेटा संग्रहण, कहीं से भी फाइल एक्सेस, डेटा बैकअप, ये सभी। 9th का आंसर आपको बताना है। तो देखो इतना आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑनलाइन डेटा संग्रहण यानी आप अपना जो डाटा है उसको ऑनलाइन रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप उसको पेपर में रखो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहीं से भी फाइल एक्सेस करना, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मतलब आपको कहीं भी कोई फाइल चाहिए तो आप उधर जाके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो। डेटा बैकअप, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो डी आंसर होगा उस पर आपको टिक लगाना है, ओके। मतलब ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। ये तीनों ही उद्देश्य है किसका? वो था क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का, ओके। तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? बताना आपको। देखो मैं बताता हूँ। गूगल ड्राइव आपको देता है ना, आप वहाँ पर ईमेल पे अपनी कुछ भी स्टोरेज रख सकते हो, फाइल रख सकते हो। 15 GB स्टोरेज आपको फ्री मिलती है वहाँ पर, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में होता है, विंडोज़ में, ओके। और ड्रॉप बॉक्स ये भी एक स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण ही है। तो देखो ये तीनों ही उदाहरण हैं यहाँ पर, तीनों ही ये जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है ना, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। डी पे टिक लगाना है आपको। हाँ, अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मे बी 2024 में आया हुआ था। सेकंड में भी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था ये उस टाइम, ओके। ई कॉमर्स में जब आप ग्राहक से सीधा किसी कंपनी, ई कॉमर्स आपको पता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में जब ग्राहक यानी आप सीधा किसी कंपनी से सामान खरीदता है तो ये किस प्रकार का लेन देन कहलाता है? मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मैं बस इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कभी फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करो तो आप इतनी नॉलेज तैयार होनी चाहिए आपको, ओके। हाँ, अब देखो, ये आप हो, ठीक है, और ये हो गया कोई शॉपिंग ऐप, अमेजोन, मिंत्रा, कुछ भी हो गया। आपने एक ऑर्डर दिया, ये इसको ऑर्डर दिया अमेजोन को। अमेजोन क्या करता है? अमेजोन किसी थर्ड पार्टी से लेता है। अमेजोन खुद थोड़ा सामान रखता है पूरा, वो किसी को कहता है, ठीक है। वो फिर बंदा अमेजोन को देता है, फिर अमेजोन आपको देता है। समझ रहे बात को? लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने सीधा अमेजोन से सामान नहीं लिया, ठीक है, आपने सीधा इसी कंपनी से सामान लिया है। तो ये जो अमेजोन आपको जो डिलीवरी चार्जेस देता था कि आपको कोई भेजता था कुरियर कराने, जो डिलीवरी चार्जेस लगते थे, एक तो वो, ठीक है। सेकंड चीज़, अमेजोन यहाँ से कुछ सामान ले रहा है, यहाँ से खुद सामान ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, सामान कुछ भी लेगा उसकी जो प्राइस है वो बढ़ी जाएगी ना। मतलब वो आपको अमेजोन महंगा ही तो बेचेगा आपको, यहाँ से सामान सस्ते में खरीद के फिर आपको महंगा बेचेगा। लेकिन आप यहाँ सीधा इसी कंपनी से सामान ले रहे हो, आप बीच में किसी को भी अमेजोन किसी भी थर्ड पार्टी को आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है किस कैटेगरी के अंदर आती है, इसको क्या कहते हैं? देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, बी का मतलब होता है बिजनेस और सी का मतलब होता है कस्टमर, ठीक है। अब देखो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी अमेजोन से किसी और बिजनेस, ये हो गया ये वाला बिजनेस सस्ता वाला, और ये हो गया अमेजोन, ये B2B हो गया। समझ रहे हैं बात को? मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। ये अमेजोन और ये कोई दूसरा बिजनेस वाला, ठीक है। तो ये अमेजोन इससे सामान लेता है, अमेजोन इससे सामान लेता है और ये अमेजोन को सामान देता है, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बात करें बिजनेस टू कस्टमर, यानी ये आप हो गए। काफी हैंडसम लग रहे हो आप, है ना, कोई नहीं, ये आप हो गया। आपने अमेजोन से सामान नहीं लिया, आपने सीधा यहाँ से सामान लिया बिजनेस वाले से, ठीक है। तो वो हो गया B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा। C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, ये तो नहीं होता वेल इतना, ठीक है। और नन ऑफ दी अबव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको यहाँ B2C आपका सही आंसर होगा। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि बहुत काम की चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है बिजनेस में, ओके। हाँ, तो बात करें 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता? यानी ये जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोबाइल के अंदर नहीं आते। देखो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आता है और iOS भी मोबाइल के अंदर आता है। iOS एप्पल को हो गया, ठीक है। ये जो एप्पल के मोबाइल होते हैं उनके अंदर आता है। तो आपको बताना कौन सा सही होगा, इतना तो पता होगा ना आपको। देखो मैं बता देता फिर भी आपको फर्स्ट टाइम।
विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना, जो विंडोज़ होती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर्स के अंदर आता है, मोबाइल के अंदर नहीं आता। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड, iOS और लिनक्स ओएस आ सकता है, ओके। बात करें 13 क्वेश्चन की, 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 13 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जीपीएस का उपयोग, जीपीएस आपको पता है लोकेशन के लिए आता है, ठीक है, का उपयोग मोबाइल फोन में किसी व्यक्ति की स्थिति लोकेशन जानने के लिए जाता है, हाँ। तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है जीपीएस का? आपके ऑप्शन है जोग्रा, इसको मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, मे बी ऑप्शन आपको सही से नहीं दिख रही हो तो मैं इनकी साइज बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब सही है। तो आपको जीपीएस की फॉर्म पता नहीं, ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, जीपीएस की फुल फॉर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ओके। सी आंसर आपको बिल्कुल सही होगा। हाँ, 14 क्वेश्चन की बात करें, 14 क्वेश्चन है एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो बताओ? बैटरी बचाने के लिए? नहीं, बैटरी बचाने का स्क्रीन लॉक थोड़ी लगाता है भाई, तो नहीं आएगा। मोबाइल की गति बढ़ाने के लिए, मतलब अगर आपने अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा दिया तो आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ जाएगी? ना 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 ना। मोबाइल को चार्ज करना? बिल्कुल नहीं। मोबाइल का डेटा सुरक्षित रखना, आप कुछ भी पर्सनल फोटोज है, कुछ भी आपने हो, कुछ भी आपके मोबाइल में कुछ प्राइवेसी, तो उसके लिए, अपनी प्राइवेसी के लिए आप लगाते हो मोबाइल में लॉक, ताकि कोई दूसरा आके आपका फ़ोन ना खोल ले, ठीक है। 15 क्वेश्चन है एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के रूप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? यानी आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में आपको लॉक लगाना है, अब किस किस टाइप के लॉक लगते हैं आपके? जैसे कि पैटर्न लगता है, एक पासवर्ड लगता है, एक पिन लॉक लगता है, एक नंबर वाला, एक वो पैटर्न बनाने वाला, और एक होता है पूरा पूरा पासवर्ड लिखने वाला। तो कौन सा लॉक लगता है आपके? तो यहाँ तो सभी लॉक लगते हैं, देखो पैटर्न भी लगता है, पिन भी लगता है, पासवर्ड भी लगता है। तो यहाँ पर डी आपको सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी पे कोला करना है आपको एग्जाम में। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक सेकंड, ये ऑप्शन छोटे, हाँ कोई नहीं, मे बी एक दो क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े छोटे हो गए, कोई नहीं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, तो देखो मोबाइल का पूछ रहा है ना, मोबाइल, तो विंडोज का तो लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और रही बात iOS की, ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों में आता है। iOS जो एप्पल होती है कंपनी, वो दोनों में यूज़ होती है, लैपटॉप्स में भी, उनकी जो मैकबुक होती है, और मोबाइल में, दोनों में यूज़ होती है, तो ये नहीं होगा। एंड्रॉयड बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 क्वेश्चन की बात करें, 17 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, हाँ, यदि कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की इंटरनेट सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कितना बड़ा करके लिख रखा है ना। मतलब अगर तुम्हें अपना डाटा, अपना इंटरनेट किसी और के साथ शेयर करना हो तो तुम कैसे करते हो शेयर? मतलब तुम्हें अपना जो नेटवर्क है वो किसी और को देना है, तो तुम कैसे दे सकते हो? हॉटस्पॉट से दोगे ना, तुम अपना हॉटस्पॉट ऑन करोगे, वो अपना वाईफाई ऑन करेगा, बस हो गई बात। ब्लूटूथ से तो फाइलें शेयर होती है, ब्लूटूथ से तो फोटो शेयर होती है, ओके। इनफ्रारेड ये नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यकता होती है? मतलब अगर आपको किसी का हॉटस्पॉट चलाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? ब्लूटूथ होना चाहिए? नहीं, आपके पास होना चाहिए वाईफाई। आप वाईफाई ऑन करोगे तभी तो उसका हॉटस्पॉट पकड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको हर सेट नहीं मिल जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं आप तो आराम से कर लोगे सारे पूरे 35 के 35 ऑप्शन। बट इतना ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये एक दो आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। हो सकता है एक दो से ज़्यादा भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये तो मैंने आपको शायद 2-3 क्वेश्चन में पहले बता दिया। देखो एंड्रॉयड तो अपना एंड्रॉयड ही है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। iOS एप्पल द्वारा बनाया गया है। जो ये iOS होता है ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ओके। ये नहीं होंगे आपके, ठीक है, ये मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। और 19 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है?
एडिटिंग में प्रॉब्लम कोई नहीं। हाँ, 20वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 20वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंड्रॉयड का नया संस्करण यानी अपडेट समय समय पर जारी किया जाता है, ठीक है। यदि एंड्रॉयड 10, 11 और 12 में से नवीनतम लेटेस्ट अपडेट की बात करें, पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? एंड्रॉयड का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा, आपको बस ये बताना है 20वें में अंदर। तो एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है एंड्रॉयड 12। ओके, 12, एंड्रॉयड 12। मोबाइल में जीपीएस सुविधा का अधिकतर उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मतलब मोबाइल में तुम लोकेशन का काम, लोकेशन किस लिए ऑन करते हो, मतलब ठीक है, पूछ रहा है। फोटो खींचने के लिए नहीं, कॉल करने के लिए नहीं, रास्ता खोजने के लिए, बिल्कुल सही। रास्ता ढूंढने के लिए तो अपन करते हैं, गेम खेलने के लिए ना, ठीक है। 21 क्वेश्चन हो गए। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो 22वां क्वेश्चन एक बार आई थिंक आपको दिख जाएंगे, बट फिर भी कई कई होती है ना कि कभी कभी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती तो थोड़ा ब्लर ब्लर से दिखाई देते ऑप्शन, इसलिए मैं इसको बार बार बड़ा कर रहा हूँ। आई थिंक आगे तो नहीं है, आगे भी है, कोई नहीं, अपन क्वेश्चन करते जाएंगे और ऑप्शन बड़े करते जाएंगे, कोई नहीं। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, यदि आप MS वर्ड में कर्सर आपको पता है ना, वो जो पॉइंट होता है में दाई और राइट साइड स्थित अक्षर को हटाना चाहते हैं तो किस की का प्रयोग किया जाएगा? 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मान लो यदि MS वर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, कर्सर के दाई ओर यानी राइट साइड, ठीक है, दाई ओर यानी राइट साइड, इस साइड स्थित अक्षर को हटाना चाहते हैं तो किस की का प्रयोग किया जाएगा? बैकस्पेस तो से तो पीछे वाला हटता है ना, लेफ्ट वाला हटता है। होम से तो सभी हट जाते हैं, मतलब होम से तो जो होती है आपकी जो साइट होती है वही हट जाती है। एंड से कुछ नहीं होता, आपको होता है डिलीट से। डिलीट से आप अपने जो इस साइड वाले हैं ना, राइट साइड वाले, उसको अक्षर को आप हटा सकते हो। हाँ, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन मतलब यानी व्यवस्थित, ठीक है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप का विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? देखो ये जो होता है ना MS वर्ड, इसके अंदर ऊपर की साइड है ना, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस को ये मतलब यहाँ पर तो ऑप्शन होते हैं, ऊपर लिखा हुआ आता है कुछ, जैसे कि यहाँ पर हो गया फाइल, यहाँ पर लिखा आ गया होम, यहाँ पर इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, रेफरेंस, लेआउट, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन क्या लिखे रहते हैं, ठीक है, इधर ये से, ठीक है। और इन ऑप्शंस को अपन कहते हैं टैब, समझ रहे हो बात को? इन ऑप्शन को कहते हैं टैब। अपन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अलग खुल जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन अलग खुल जाएंगे। तो यहाँ पे पूछे गया जो पेज ओरिएंटेशन, जैसे पोर्ट्रेट करना यानी ऐसे सीधा, लैंडस्केप यानी टेढ़ा, इस टाइप से का किस का विकल्प किस टैब के अंदर खुलेगा, यानी जो ये करने का, यानी जो लैंडस्केप पोर्ट्रेट का जो ऑप्शन है वो किस टैब के अंदर खुलेगा? इसके नाम बताना आपको टैब का, ठीक है। तो ऑप्शन है लेआउट, रेफरेंस, व्यू और मेलिंग। 23वीं आंसर आपको बताना है। तो देखो लेआउट के अंदर खुलते सबके सब ये ऑप्शन, जो पेज ओरिएंटेशन जितने वो ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर खुलते, ओके। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। और 24वां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 24वां आपसे पूछा गया है, टाइम्स न्यू रोमन इनमें से किस श्रेणी में आता है? टाइम्स न्यू रोमन वैसे पता आपको क्या है? टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट होता है। फ़ॉन्ट कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने इस टाइप में कुछ लिखा, मैंने लिखा टाइम, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कर्सिव टाइम में लिखा टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोटे अक्षरों में, सॉरी मोटे अक्षरों उसके अंदर नहीं आते, और जैसे मैंने कुछ बिल्कुल एकदम स्टाइल से लिखा, मैंने स्टाइल से ये टाइम कुछ, और यहाँ पे कुछ ऐसे टाइम करके। तो ये जो अलग अलग स्टाइल होती है ना लिखने वाली, ये अलग अलग स्टाइल होती है, इन्हें हम कहते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट का नाम है, तो ये फ़ॉन्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, ओके। 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ये ऑप्शंस भी ना, ठीक है। 25वां क्वेश्चन पूछा आपसे, MS वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस की को दबाया जाता है? की का मतलब कि जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो बटन्स होते हैं उन्हें हम की कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, की मतलब कोई चाबी नहीं होती अलग से। ये जो आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड जिस पे लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं अपन, उनके जो ये होते हैं ना, ये अपने लेटर्स, इन्हें अपन ही की बोलते हैं, ठीक है। इन बटन को की बोलते हैं। तो आपको बताना आपको कौन सा बटन यानी कौन सा की दबाया जाता है आपको नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए? कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप?
25वें का आंसर बताना आपको। तो जो अगर आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए अपन आपको एंटर दबाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, यहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है। अब आपको चाहिए नया पैराग्राफ शुरू हो ऐसे करके, तो आपको एंटर दबाना है, ये नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। बात करें 26वें क्वेश्चन की, एक सेकेंड, होने वाले क्वेश्चंस लास्ट, ठीक है। तो एमएस वर्ड के व्यू टैब, टैब बताया था ना आपको, ऊपर की साइड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। व्यू टैब की सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है। व्यू टैब की सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखा सकता है, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या उपरोक्त सभी, इन सभी प्रकार में। 26वें का आंसर काफी है। देखो व्यू टैब मतलब होता है, व्यू का मतलब होता है देखना, ठीक है। जो टेक्स्ट आपने कुछ भी लिखा, ये आपका पूरा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी आपकी डॉक्यूमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट के अंदर ही तो आप टेक्स्ट लिखोगे, है ना। तो अगर आपको उसको देखना हो तो आप कैसे कैसे इसको देख सकते हो, नॉर्मल तरीके से, एक प्रिंट लेआउट, यानी ये प्रिंट होकर अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, मतलब किस टाइप से निकलेगा। आउटलाइन मतलब होता है ये आउटसाइड का, समझ रहे हो बात को, मतलब किस टाइप का है, किस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब आउटलाइन के अंदर आते हैं। तो आप इनको तीनों ही तरीके से देख सकते हो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा, ओके। आउटलाइनिंग भी देख सकते हो, प्रिंट लेआउट में भी देख सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हो आप अपनी फाइल को। 27वां क्वेश्चन, ऑप्शंस को एक बार बड़ा कर दे, हाँ। 27वां क्वेश्चन आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिख देता है यहाँ पर, कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ये लैंडस्केप निम्न में से किस से संबंधित होते हैं। पेज ओरिएंटेशन से, पेपर साइज से, पेज लेआउट से, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑल ऑफ द अबव यानी ये सब के सब, नन ऑफ द अबव होता है ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताना आपको 27वें का। तो 27वें का आंसर हो गया ए, पेज ओरिएंटेशन। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना कि पेज ओरिएंटेशन में जो लेआउट और लैंडस्केप के मोड होते हैं वो किस टाइप के अंदर अपन देख सकते हैं, है ना। तो वो हो गया पेज ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है, 28वां क्वेश्चन आपका, यदि आप हेडर और फुटर, हेडर यानी हेडिंग, ऊपर कुछ भी किताब के अंदर आपने देखा होगा ना, स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ऊपर हेडिंग दी होती है बड़े बड़े अक्षरों में, टॉपिक का नाम दिया होता है या फिर चैप्टर का नाम दिया होता है, चैप्टर 1, उससे अपन हेडिंग कहते हैं। और यहाँ पे लास्ट नीचे जो होता है ना लेखक का नाम छोटे छोटे अक्षरों में, या बीच में होता है लेखक का नाम, उससे अपन फुटर कहते हैं, ठीक है। हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए पेज सेटअप से संबंधित विकल्प खोलना चाहते हैं, तो यह कहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। हेडर और फुटर टूल बार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, से नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। 28वें का आपको जो आंसर है वो होगा, देखो 28 में, देखो मुझे एक बात बताओ, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए, मतलब ये हेडर हो गया, उसको फुटर को जोड़ने के लिए, मतलब सेटअप करने के लिए हो गया ना, अच्छे से सेटअप करने के लिए कि हेडर खा होगा, फुटर क्या खा होगा, और ये दोनों जोड़ना मतलब एक ही पेज के अंदर आना। अगर आप देखो इसके ऊपर रफ करें तो मैं और अच्छे समझाता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन हल्का सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़, ओके। देखो अगर आप एम एस वर्ड खोलते हो तो क्या बहुत सारी आपको टैब दिख जाएंगे ऐसे, देखो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसा बहुत सारे पेजेस से आप स्क्रॉल करते जाओ खुलते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाओ खुलते जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हेडर होता है यहाँ पर टॉप पे इस पेज के अंदर, और फुटर आते हैं तो चौथे पेज के अंदर। लेकिन आपको क्या करना है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये जो फुटर है, ये जो नीचे लेखक का नाम है वो बिल्कुल नीचे चला जाए, मैं चाहता हूँ कि वो इसी पेज के अंदर आ जाए। तो अगर आपको ये सब सेटअप करना है तो ये कहाँ पर सेटअप कर सकते हो आप, ये पूछा गया है आपसे। तो सीधा सीधा आंसर है आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर कर सकते हो आप, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार। 29वां क्वेश्चन, ऑप्शन तो थोड़ा बड़े कर ले, ठीक है। एम एस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा लेआउट फीचर उपलब्ध होता है, बताओ। ये इनके भी अलग अलग वर्जन आते हैं, 2013, ठीक है, एम एस वर्ड 2013 या फिर 2015, तो ऐसे अलग अलग वर्जन आता है। आपको बताएं 2019 में है, उसमें पेज लेआउट जो फीचर होता है वो उपलब्ध होता है, कौन सा उपलब्ध होता है, गेट्स, विंडोज, टैब्स या डोर।
तो ये जो लेआउट का फीचर उपलब्ध होता है टैब्स के अंदर उपलब्ध होता है, बताया था ना ऊपर आपको छोटे छोटे टैब्स होते हैं, तो उनके अंदर ये पेज लेआउट भी का ऑप्शन भी होता है। और फिर पेज लेआउट के ऑप्शन से आपको क्या मिलता है, पेज ओरिएंटेशन का, लैंडस्केप का, पोर्ट्रेट का, ठीक है, ये सब आपको उसके अंदर मिलता है। और क्वेश्चन की बात करें तो खत्म। ओ कोई नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 30 ही कर देते हैं, गुण 30 अच्छे नहीं लगे ना, तो पूरा ऐसे लग नहीं रहे, फीलिंग नहीं आएगी अच्छे से क्वेश्चन हो गए पूरे। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है, कौन सा पूछे, चलो आप बताओ। एक काम करते हैं, इस क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया होगा, मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ, मतलब इस क्लास में जो कोई एक क्वेश्चन उठा के मैं उसको वापस ही रिपीट कर देता हूँ, ताकि मेरे को पता चले आपका ध्यान था भी या नहीं था इस क्लास के अंदर, आपने कुछ समझा या नहीं समझा। ओके, तो मुझे बताओ, चलो बताओ, जीपीएस की फुल फॉर्म बता दो, ठीक है, जीपीएस की फुल फॉर्म बता दो। यहाँ पर शायद से कुछ गड़बड़ी भी हुई थी वो बोलने में ना, तो मुझे जीपीएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ओके, तो ये आपके हो गए पूरे 30 क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर बताना है, ये मैंने इसी क्लास के अंदर आपको बताया था, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसमें बता ही दें मुझे। ओके, बाकी कैसी लगी क्लास, काफ़ी आप बोर तो नहीं हो गए हो ना कि कई कई जगह कुछ ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट वो ज़रूरी था, जहाँ पर मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है वो एक्सप्लेन मैंने किया। और RSCET की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तैयारी तो अच्छी चली रही होगी, और थोड़ा रिलैक्स रहो कि ये कोई इतनी टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। एक बुक है, एक बुक के अंदर से सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने इस क्लास के अंदर कवर करा दिए है। और बाकी आपको कुछ भी, एकदम रिलैक्स रहो और आराम से पॉजिटिव माइंड से पढ़ो, आराम से आपके RSCET एग्जाम में खूब अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे आपके, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।